क्रिमिनल ट्रायल में अनेक बार अपराध, घटना, मर्डर, शारीरिक कुकृत्य, लाश सब कुछ होता है, लेकिन आरोपियों को पहचानने और उनको आरोप में नामजद करने वाली चार्जशीट फर्जी होती है। ऐसे में प्रोसिक्यूशन घटना की जघन्यता के आधार पर आरोपी की कन्विक्शन करवाना चाहता है, वहीं पर डिफेंस एंटी टाइम्ड और एंटी डेटेड एफआईआर, लंबी देरी के बाद आरोपियों की नामजदगी, बयान लिखने में की गई असामान्य देरी, चश्मदीद गवाहों की मौजूदगी पर संदेह, जब्ती और बरामद की गड़बड़ियों, फोरेंसिक जांच की मौजूदगी, इन सब पर सवाल उठाता है। जब ये सारे डिफेक्ट्स इकट्ठे एक जगह मिल जाएं, तो यह आरोपियों का भविष्य और डिफेंस काउंसिल का हस्तकौशल चमका देता है। ट्रायल कोर्ट में डिफेंस को यह कहने की जरूरत ही नहीं होती कि ऑफेंस नहीं हुआ होगा, बल्कि वहां यह साबित करना होता है कि प्रोसिक्यूशन ने जिन्हें एक्यूज्ड बनाया है उन्हें एविडेंस के जरिए ऑफेंस के साथ जोड़ा ही नहीं गया है। यानी आरोप व आरोपी के बीच कोई भी लीगल कनेक्शन नहीं है। डिफेंस यदि नकली इन्वेस्टिगेशन को फाड़ सके तो आरोपियों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ये सारी बातें इंडियन लीगल सिस्टम की तरफ से तो हमेशा कही जाती हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट का वह लेटेस्ट जजमेंट भी लेकर आए हैं जो हमारी इस अप्रोच को 100% सही साबित करता है। लगभग 90% मामलों में पुलिस आईओ मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को देख लेते हैं, मर्ग या इंक्वेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, मौके से जब्ती कर लेते हैं, कंप्लेनेंट से अगले दिन पोस्टमार्टम और दाह संस्कार के बाद शिकायत या तहरीर को लेकर तब सूचना मिलने का समय अगले दिन शाम का दिखाते हैं। आपने देखा होगा ये। और फिर उसके बाद उसी के अनुसार एफआईआर दर्ज करते हैं। यह खुलेआम एक एंटी डेटेड एंटी टाइम्ड एफआईआर होती है। साल 2000 तक लांस नायक मेहराज सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पुलिस द्वारा कानून का भयंकर दुरुपयोग माना था, लेकिन 2013 में मांगा मानसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में कानून को बदलकर पुलिस को काफी हद तक छूट दे दी गई थी। लेकिन अब अनेक वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही पुरानी लाइन को जीवित कर दिया है। इस एंटी डेटेड एंटी टाइम्ड एफआईआर से पुलिस आमतौर से अपराध की गलत जानकारी डालकर दो काम करती है। एक तो वह अपना केस सॉल्व हुआ दिखा देती है, दूसरे कंप्लेनेंट के दुश्मनों को केस में फंसा देती है। जब आप इसे देखें तो कंप्लेनेंट, चश्मदीद गवाह, एमएलसी या पोस्टमार्टम के डॉक्टर तथा आईओ के क्रॉस एग्जामिनेशन में टाइम, इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स और उनके बीच के डॉक्यूमेंट्री गैप्स को उभार कर यह सारा घोटाला कोर्ट फाइल के रिकॉर्ड पर अंकित करवा सकते हो। यह बहुत सामान्य बात है कि जब भी एफआईआर में इस तरह देरी की जाती है तो इस डिले के दौरान अपराध की रूपरेखा और आरोपियों के नाम तय किए जाते हैं। चाहे उसको पुलिस वाले करें, कंप्लेनेंट साइड करे, कोई भी करे, लेकिन यह टाइम इसीलिए लिया जाता है। सुनते हैं कि आदान प्रदान जैसी गैर कानूनी बातें भी होती हैं, लेकिन अभी हमारा इस वीडियो में ध्यान केवल कानूनी पक्ष पर है, तो यहां हम केवल लीगल पॉइंट्स और उनके उल्लंघन की बात कर रहे हैं। शिकायतकर्ता घटना के वक्त मौजूद नहीं होता, फिर भी 5, 7, 10 लोगों के नाम आरोपियों में लिखवा देता है। अनेक बार तो यह सब सर्कमस्टांशियल एविडेंस वाली चार्जशीट में भी आप देखते हैं। यहां डिफेंस काउंसिल को विशेष क्रॉस करना चाहिए, जिसे हम शनिचरी क्रॉस कहते हैं, शनिचर जैसा, जो धीमे धीमे बढ़ता है, 3 साल में 1 कदम वाला। घर में लाश पड़ी हो तो शिकायतकर्ता चुप नहीं रहता, उसके एक एक सेकंड पर उसने क्या क्या किया इस पर सवाल पूछिए। रामपाल से बात करके कितने बजे नरेश के घर पहुंचा, वहां संतराम भी था क्या, हुक्का पिया था क्या, कितने चिलम पिया था, फिर मंगल के पास कितने बजे पहुंचे, उसके हर कदम का हिसाब लो। सारा फॉल्स इंप्लीकेशन सामने आ जाएगा। साथ में यह सजेशन भी दे दो कि तुमने मुझे सारी बातें झूठ बताई हैं, क्योंकि सच होती तो पहले ही आईओ को बता चुके होते। यह रिकॉर्ड से परे के मुद्दों पर क्रॉस करने की एक सुरक्षित तकनीक होती है कि यदि कुछ गलत सलत उत्तर आ भी जाए तो आरोपी उसकी आंच में ना झुलसे। यह सजेशन आरोपी को सुरक्षित करने के लिए होता है।
केवल इंडियन लीगल सिस्टम ने डिफेंस को एक परिपक्व विज्ञान बना दिया है। हर बात को वैज्ञानिक नियमों के तहत इस तरह से ढाल दिया है कि जब चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो, अपने फेवर का वही परिणाम प्राप्त कर लो। नियमों और कायदे कानूनों पर टिका हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन, कानूनी दलीलों और मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर टिका हुआ फाइनल आर्गुमेंट्स, सब कुछ ऐसा चमत्कारिक बना दिया है कि यदि उसे कोर्ट की प्रक्रिया में डालोगे तो मन भावन नतीजे ही सामने आएंगे, क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम कानूनी जंजाल को तोड़ने की कला में सिद्धस्त है। फर्जी चार्जशीट की अगली पहचान होती है कि चश्मदीद गवाहों सहित सब महत्वपूर्ण गवाहों के बयान बिना स्पष्टीकरण के बहुत देरी से लिए हुए मिलेंगे। गवाह मौके की बात बताएगा, आरोपियों की नामजदगी करवाएगा, पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताएगा, जब्ती और बरामदगी की जानकारी देगा, लेकिन बयान 21 दिन के बाद रिकॉर्ड पर अंकित करवाएगा। क्यों भाई, क्या बारात में चला गया था? असली बात है कि इन गवाहों को तैयार किया जाता है और कानून में इन्हें स्टॉक विटनेस कहते हैं। हर गली मोहल्ले और चौपाल में इस तरह के फर्जी कानूनची लोग बहुत मिल जाते हैं जो गवाही देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी गवाही की देरी दिखाई दे तो सीधा पूछिए कि वही मौके पर गवाही क्यों नहीं दी थी, तब तक कहां छिपे हुए थे। और 100% यह गवाह यही कहेगा कि आईओ ने बयान नहीं लिए थे। इस बात को आईओ की गवाही के दौरान उससे फिर कन्फ्रंट कीजिए और हमेशा आईओ यही कहेगा कि गवाह की गलती थी, उसने बयान नहीं दिए थे या उसने मुझे बहुत बाद में बताया। आईओ कभी अपनी गलती नहीं बताएगा। इससे डिफेंस को गवाही की देरी पर दो विरोधी स्पष्टीकरण मिल जाएंगे, एक गवाह का, एक आईओ का, जो एक दूसरे को काटते होंगे, उनके विरोधी होंगे। तो डिफेंस को इससे बेहतर और क्या क्रॉस का परिणाम चाहिए। फर्जी चार्जशीट का एक अन्य आयाम होता है अविश्वसनीय गवाह। चार्जशीट में घटना के चश्मदीद गवाह और घायल गवाह बताए जाते हैं, लेकिन गवाह का केवल होना यह नहीं दिखाता कि उसने जो बताया वह सच है। उसकी मौजूदगी को उसके पहले के बयान, घटनास्थल पर उसने कैसा आचरण किया, घटनाक्रम को उसने कैसे प्रभावित किया और घटना से वह स्वयं कैसे प्रभावित हुआ, ये बड़े महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। ये सब बातें क्रॉस एग्जामिनेशन में जांची जानी चाहिए। इस गवाह ने जो अपने आप को चश्मदीद या चोटिल गवाह कहता है, आरोपियों पर उल्टा वार किया था क्या, वह घटना से डर या सहम गया था क्या, उसके कपड़ों पर खून लग गया था क्या। भीषण मारकाट के बावजूद कई बार कोई गवाह चश्मदीद होने की बात करता है और साफ सुथरा खड़ा रहता है, उसके कपड़ों पर एक छींट खून तक नहीं लगती है। ये बातें सारी क्रॉस में पूछी जानी चाहिए। घायल गवाहों की इंजरी का मेडिकल रिकॉर्ड, अस्पताल की सूचना, इलाज का रिकॉर्ड, वुंड सर्टिफिकेट और आईओ की जांच, ये सब आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसे में आईओ से क्रॉस होना बनता है। घायल गवाह का मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं करवाया गया, अस्पताल से वुंड सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया गया, चश्मदीद गवाह के खून आलूदा कपड़े जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं भेजे गए, पीड़ित को अस्पताल तक ले जाने वाले वाहन में पड़े हुए खून की फोरेंसिक जांच क्यों नहीं करवाई गई। इन सब सवालों से आईओ झमेले में पड़ जाएगा। जब भी इंजरी और इंजर्ड को मेडिकल एविडेंस के साथ पूरी तरह से जोड़ा ना गया हो तो प्रोसिक्यूशन की विश्वसनीयता नष्ट हो जाएगी। सच्चाई पर सवाल डिफेंस को उठाने होंगे। चार्जशीट की विश्वसनीयता में तहरीर में लिखे विवरण, जब्ती के सामान और उनकी फोरेंसिक जांच का भी बड़ा हाथ होता है। तहरीर में यह लिखा हुआ है कि तभी आरोपी एक बाइक नंबर फला फला, चेसिस नंबर फला फला और इंजन नंबर फला फला पर आए तथा पीड़ित को टक्कर मारी, जिससे पीड़ित सड़क पर रगड़ खा गया। लेकिन चार्जशीट में ना तो बाइक की बरामदगी है, ना मौके पर गिर गए बाइक के टूटे हुए पुर्जों की जब्ती है, ना घायल गवाह का मेडिकल एग्जामिनेशन है, ना ही सड़क पर लगी रगड़ के फोटोग्राफ हैं। डॉक्टर से कभी सवाल नहीं पूछा गया कि ऐसी टक्कर से, ऐसे एक्सीडेंट से क्या ऐसी घिसर की चोट पीड़ित को लग सकती है। ऐसी चार्जशीट हो तो पहले गवाह, फिर डॉक्टर और अंत में आईओ का कठोर क्रॉस एग्जामिनेशन तो होना बनता ही है। यदि एक्सीडेंट एकाएक हुआ था
तो बाइक का नंबर, इंजन और चेसिस का नंबर तहरीर में कैसे आ गया? क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाइक के इंजन और चेसिस के नंबर सामने नहीं लिखे होते, थोड़े छिपकर लिखे हुए होते हैं। यदि ये सारे नंबर तहरीर में लिखे हुए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि तहरीर बाद में बनाई गई और इस तहरीर में एंटी टाइम्ड और एंटी डेटेड तत्व मौजूद हैं। यहीं से शिकायत या एफआईआर को तोड़ो। बाइक की बरामदगी ना करने पर, मौके से टूटे हुए पुर्जे ना जब्त करने पर, घायल गवाह को मेडिकल हेल्प ना पहुंचाने पर इन तीनों के क्रॉस बनते हैं। इसी से पता चलता है कि जब सब कुछ एकाएक घटित हुआ था तो सारा रिकॉर्ड बाद में आराम से थाने में बैठकर बनाया गया होगा, वरना तो इतनी बारीक डिटेल्स सड़क पर आती हुई बाइक के बारे में किसी को पता नहीं हो सकती। इंडियन लीगल सिस्टम हमेशा यह कहता रहा है कि क्रिमिनल ट्रायल में डेड बॉडी, इंजरी, 27 सेक्शन की रिकवरी, भावनात्मक आर्गुमेंट ये कभी भी काफी नहीं होते। कन्विक्शन के लिए एफआईआर की सच्ची टाइमिंग होनी चाहिए, सेक्शन 161 के तत्काल बयान हो, आईओ की ईमानदार इन्वेस्टिगेशन हो, विटनेस की वास्तविक मौजूदगी हो, कनेक्टेड मेडिकल एविडेंस हो, सही सीजर मीमो और पक्का फोरेंसिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। यदि घटना का वास्तविक बहाव और आईओ की कागजी कहानी अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं तो एक एडवोकेट को ट्रायल कोर्ट में खड़े होकर पूरे साहस के साथ कहना चाहिए कि यह चार्जशीट वास्तविक घटनाओं की नहीं है, बल्कि आईओ के द्वारा तैयार की गई एक स्क्रिप्ट का इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड है। यही कठोर सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस सादिक अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम, जो क्रिमिनल अपील नंबर 558 ऑफ 2021 है, उसमें दिया है। इस अपील को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने 28 अप्रैल 2026 को डिसाइड किया है। हमारे जिन व्यूअर्स को यह जजमेंट चाहिएगा वो हमसे मांगेंगे तो हम उन्हें यह देंगे। आगे से जब भी चार्जशीट में देरी वाली एफआईआर और आरोपियों की गलत नामजदगी मिले, साथ ही गायब बयान, डाउटफुल गवाह, कमजोर मेडिकल रिकॉर्ड और डिफेक्टिव जब्ती मिले तो सादिक अली के जजमेंट की कॉपी लेकर कोर्ट में जाइए और वहां पूरी बहस को कानून की दहकती भट्टी बना दीजिए। जब केस झूठे बयानों, कमजोर रिकॉर्ड और उलझी हुई कार्रवाई में फंसने लगे तब सामान्य सलाह काम नहीं आती। वहां वो आंख चाहिए जो फाइल की खामोश लाइनों को भी पढ़ सके। वो अनुभव चाहिए जिसने अदालतों में गवाहों को टूटते और रिकॉर्ड को पलटते देखा हो। इंडियन लीगल सिस्टम में आपका केस किसी मशीन की तरह नहीं, एक अनुभवी एडवोकेट की तरह परखा जाता है। हमारी मुफ्त प्रारंभिक रिपोर्ट में पहले ये तय होता है कि लड़ाई कहाँ है और रास्ता किस तरफ से निकलेगा। उसके बाद ड्राफ्टिंग इस तरह होती है कि अदालत में अक्षत रिकॉर्ड बने। क्रॉस एग्जामिनेशन इस तरह से रचा जाता है कि झूठा गवाह अपने ही बयान में फंसने लगता है। फाइनल आर्गुमेंट्स किए जाते हैं तो टुकड़ों में बिखरा हुआ मुकदमा एक साफ न्यायिक निष्कर्ष में बदलने लगता है। फाइल सबके पास होती है पर फाइल की नब्ज हर कोई नहीं पहचान पाता। हमारी वेबसाइट को पढ़िए, वहां सरल भाषा में झूठे केसेस से बचने की युक्ति बताई गई है। हमारे YouTube चैनल को देखिए जहां जीवंत वीडियोस दिए गए हैं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। इंडियन लीगल सिस्टम के साथ मुकदमे को अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाइए।